Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 1st of April 2026. तो गाइज आज है तारीख 1 अप्रैल 2026 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो सारे के सारे करंट अफेयर्स एक ही लेक्चर में मिल जाएंगे। करंट अफेयर की टेंशन आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। सेशन को अच्छे से सुनिएगा, देखिएगा और वीडियो के लास्ट में आपको टेस्ट मिलेगा, वो भी इसी पूरे सेशन के आधार पे। तो आप अच्छे से सुनोगे तभी आप क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे। जो लास्ट में आपकी प्रैक्टिस करवाएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी जाके करना क्या है, क्वेश्चन के आंसर लगाने हैं। तो डेली बेसिस पे आप ये प्रैक्टिस करोगे तो इससे वो माइंडसेट बिल्टअप होता हुआ नजर आएगा, जो एग्जाम में आपको कॉन्फिडेंस देगा, बाकी सारे एस्पिरेंट के कंपैरिजन में आपको आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम चैनल पे जुड़ रहे हैं मेक श्योर करें जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि रोजाना सुबह 5:30 बजे ये वीडियो इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। डेली बेसिस पे अर्ली मॉर्निंग 5:30 AM कोशिश कीजिएगा मॉर्निंग में ही इस सेशन को अटेम्प्ट कर लिया जाए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे इस लेक्चर का PDF वगैरह चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम पर जा सकते हैं। वहाँ पे लिखना दीपक यादव एजुकेशन UPSC, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। 77,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने इन सभी लेक्चर के PDF डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से डाउनलोड कर पाओगे। तो चलिए बिना कोई देरी करे शुरुआत करते हैं आज के डिस्कशन की। काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए। सबसे पहला आर्टिकल हमारा GS पेपर नंबर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के सेक्शन में आपने पर्सनैलिटी इन न्यूज़ का एक सेक्शन देखा होगा जहां से प्रश्न आते हैं हर साल। 1 से 2 क्वेश्चन UPSC में पूछ लिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो अभी के समय पर पर्सनैलिटी न्यूज़ में बनी हुई हैं उनका नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये क्यों न्यूज़ में बने हुए हैं तो ये रहा आपका नीचे कारण लिखा हुआ। प्रधानमंत्री ने रिसेंटली श्रद्धांजलि दी है श्यामजी कृष्ण वर्मा जी को उनके डेथ एनिवर्सरी पे, जिस वजह से ये पर्सनैलिटी न्यूज़ में आ गए। ठीक है, ट्विटर वगैरह पे काफ़ी चर्चाएं हो रही थी, ट्रेंडिंग में चल रहा था टॉपिक, है ना। और बाकी PIB के अंदर भी ये पब्लिश हुआ है। तो पता होना चाहिए इन पर्सनैलिटी के बारे में। कौन थे श्यामजी कृष्ण वर्मा? 4 अक्टूबर 1857 इनका जन्म होता है गुजरात के अंदर कच्छ रीजन में। ये इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, लॉयर रहे हैं, जर्नलिस्ट रहे हैं, बॉम्बे आर्य समाज के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। एंड जैसे आपने देखा होगा काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर वो हैं जो बेसिक तौर पे गांधी जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, कुछ डॉक्टर BR अम्बेडकर से इन्फ्लुएंस हुए, है ना। हर किसी का यहाँ पर एक इंस्पिरेशन रहा है। वैसे ही श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का जो मेन एडमायरर रहे हैं, जो इन्फ्लुएंसर रहे हैं, वो हैं दयानंद सरस्वती जी। तो ये याद रखना है कि इनके पाथ को यहाँ पे फॉलो करते थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। अब क्वेश्चन यह है, कोई भी पर्सनैलिटी जब भी आप न्यूज़ में पढ़ते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उनका कॉन्ट्रीब्यूशंस, कि हिस्ट्री के अंदर में उनका मेन योगदान क्या रहा है। कंट्रीब्यूशन में दोस्तों श्यामजी कृष्ण वर्मा का सबसे बड़ा योगदान है इंडियन होम रूल सोसाइटी। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया जाता है 1905 में और लंदन के अंदर में ये फाउंड किया गया, जिसको कुछ और पर्सनैलिटीज ने सपोर्ट किया, जैसे दादा भाई नारोजी हो गए। अब क्वेश्चन बनेगा कि बताओ इंडियन होम रूल सोसाइटी का मेन पर्पस क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो सेल्फ रूल है, यानी अपने देश के अंदर में होम रूल को प्रमोट करना, ब्रिटिश इंडिया के अंदर में। ठीक है, हमारे देश के पास में वो पावर्स आना, उस चीज को यहां पे बढ़ाने के ऊपर में काम किया गया। फिर दोस्तों हम जब इनकी बात करते हैं तो इंडिया हाउस करके एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव आता है। आपको पता होना चाहिए श्यामजी कृष्णा वर्मा जी ने इंडिया हाउस करके एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया था लंदन के अंदर में 1905 से लेकर 1910 के बीच में। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन पर्पस क्या था? मेन पर्पस था स्टूडेंट रेसिडेंस। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी इंडियन स्टूडेंट्स, भारत के विद्यार्थी जो ब्रिटेन के अंदर में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, उनमें नेशनलिस्ट आइडियाज को स्प्रेड करना, फैलाना, देश के प्रति यहां पर एक राष्ट्रवाद की हम बात कर रहे हैं, है ना। देश को लेकर अवेयरनेस होनी चाहिए, देश प्रेम को जगाने का यहां पर इन्होंने पूरी तरह से कोशिश किया, जो स्टूडेंट्स स्पेशली ब्रिटेन में थे उनके अंदर में। ठीक है, पता होना चाहिए, बहुत रेलिवेंट चीज आपको ये देखने को मिल जाती है इनके बारे में। तो एग्जामिनेशन में प्रश्न कहां से बनेगा? इंडियन होम रूल सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, एंड इंडिया हाउस क्या था, किसने इसको एस्टेब्लिश किया, ये पता होना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों होता यह है कि श्यामजी कृष्ण वर्मा, ऐसे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लिख कर प्रोवाइड करवाया है हम सभी को। तो एक मंथली जर्नल इन्होंने स्टार्ट किया था लंदन के अंदर में, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बना नेशनल आइडियाज़ के लिए, एंटी कॉलोनियल थॉट्स के लिए। अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे लोगों में थॉट्स जागना शुरू हुए, है ना। हम राष्ट्रवाद की बात करने लगे, नेशनलिस्ट आइडियाज़ यहाँ पर ग्रो होने लगे। तो इस तरीके से जो मंथली जर्नल है वो शुरू करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा जी।
तो इनके बारे में ये बेसिक बातें हो गई। कभी भी मान लो फटाक से रिवाइज करना है तो रिवाइज करने के लिए इसी पीडीएफ में छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स दिए गए। इनमें से कुछ नहीं याद रखना है इनके मेड एडवायरर कौन थे और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन्होंने एस्टेब्लिश की हैं, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए जंप करते हैं अगले टॉपिक पे, अगले आर्टिकल पे। हम बात करने वाले हैं बाब एल मंडेब स्ट्रेट के बारे में। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज से कुछ दिनों पहले लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज न्यूज में बना हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में ही हमको देखने को मिलता है बाब एल मंडेब स्ट्रेट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जब बात आती है तो दुनिया का 20% जो क्रूड ऑयल वगैरह है वो यहाँ से सप्लाई हो रहा है ना। ढेर सारा एलपीजी, एलएनजी, ठीक है, ये यहीं से निकल कर आता है, कतर वगैरह से प्रोड्यूस होता है, जो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचता है। स्ट्रेट क्या होता है? स्ट्रेट बेसिक तौर पे एक ऐसा हिस्सा होता है जो दो समुद्र के हिस्से को जोड़ता है, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है। तो यहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है ये पर्शियन गल्फ को एंड द गल्फ ऑफ ओमान को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। गल्फ ऑफ ओमान से बाहर आओगे तो अरेबियन सी हमको मिल जाएगा, और नीचे जाओगे तो इंडियन ओशन मिल जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो मेडिटेरेनियन सी है यहीं पर आपको स्विस कैनाल देखने को मिलेगा। इस स्विस कैनाल से पार जाओगे तो ऊपर यूरोपियन यूनियन देखने को मिल जाता है। यूरोप तक जाने का रास्ता है ये स्विस कैनाल, समझ रहे हैं। तो इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पर भी एक गल्फ है जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन, और गल्फ ऑफ एडन से ऊपर देखने को मिल जाएगा रेड सी। रेड सी से स्विस कैनाल को क्रॉस करोगे तो डायरेक्टली एंट्री हो जाएगी मेडिटेरेनियन सी के अंदर में, ठीक है। क्लियर हो गया। अब रेड सी को जैसे ऊपर पर्शियन गल्फ को और इधर यहां पे गल्फ ऑफ ओमान को जोड़ने का काम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज करता है, कुछ उसी प्रकार से गल्फ ऑफ एडन एंड रेड सी को जोड़ने का काम यहां पे बाब एल मंडेब स्ट्रेट करता है, ठीक है। यह बात क्लियर हो गई। यही चीज पूछी जा सकती है अगर कुछ यहां पर क्वेश्चन यहां से बनता है तो। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और पता चलती है, ये तो ठीक है, नॉर्मली है, हम पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ लेंगे। एक बात यह है कि जब आप इस वाले स्ट्रेट को जिसकी हम बात कर रहे हैं बाब एल मंडेब स्ट्रेट, इसको जूम करके देखोगे तो इसमें एक छोटा सा आइलैंड भी बीच में प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं पेरिम आइलैंड, है ना। तो ये पता होना चाहिए, ये रहा गल्फ ऑफ एडन, ये बाब एल मंडेब स्ट्रेट हो गया, और उसके बाद नीचे अंदर आओगे तो यहां पर ये रेड सी हो गया। तो इसमें पेरिम आइलैंड यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, आगे मैं उसके बारे में भी समझाने वाला हूं। तो ये न्यूज में क्यों बना हुआ है दोस्तों, इसके पीछे का कारण है लगातार टेंशंस इंक्रीज हो रहे हैं इन कंट्रीज के बीच में, जहां पर यूएस, इजराइल, ईरान, इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। दुनिया भर का फोकस अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से साथ ही साथ बाब एल मंडेब पर स्ट्रेट पर भी हो रहा है, कि दोनों ही स्ट्रेट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दुनिया भर में व्यापार को कंटिन्यू रखने के लिए। अगर इनको बंद कर दिया जाए तो मैक्सिमम व्यापार पूरी तरह से रुक जाएगा। इवन बहुत सारे देशों के अंदर में अलग अलग प्रकार के जो क्राइसिस हैं वो शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए किस चीज के बारे में, बाब एल मंडेब स्ट्रेट के बारे में। इसका मतलब क्या है, देखो इसी स्ट्रेट को हम गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं, गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का दरवाजा। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि रीजन है हाई नंबर ऑफ शिपरैक्स। ढेर सारे जहाज दोस्तों यहां पर डूबे हैं। इतिहास देखा जाए तो ढेर सारे जहाज यहां पे पलट जाते हैं, डूब जाते हैं, इसलिए इसको गेट ऑफ टीयर्स भी कहा जाता है। एग्जामिनेशन में प्रश्न बन सकता है, ठीक है। लोकेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो लोकेशन आपने पढ़ ली है कि भाई ये बाब एल मंडेब स्ट्रेट जो है ये येमेन को और हॉर्न ऑफ अफ्रीका को आपस में जोड़ रहा है। ऊपर देखोगे येमेन है, नीचे हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, इसके बीच में बाब एल मंडेब स्ट्रेट है। अगर ये एग्जैक्टली कनेक्शन की बात आएगी तो रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से जोड़ता है, गल्फ ऑफ एडन से नीचे आओगे तो इंडियन ओशन मिलेगा। तो ये तीन एरियाज को आपस में कनेक्ट करता है। ओके, क्लियर हो गया। फिजिकल फीचर्स की बात करेंगे तो पेरिम आइलैंड, बीच में यहां पर पेरिम आइलैंड भी प्रेजेंट है, ये याद रखना जो मैंने आपको फोटो में पढ़ाया। पेरिम आइलैंड के ईस्टर्न साइड पे जो स्ट्रेट है उसको अलेक्जेंडर स्ट्रेट कह रहे हैं, वेस्टर्न साइड पे यहां पर है डार्क टेल मयूर चैनल। इसका इंपॉर्टेंस कि भाई यूरोप के साथ में पूरे एशिया को जोड़ने का काम इसी बाब एल मंडेब स्ट्रेट के साथ में ही होता है, यही इसका एक सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट महत्व है। कभी भी ये टॉपिक रिवाइज करना हो तो दोस्तों ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर्स, आप बहुत ही इजीली रिवाइज कर सकते हैं कि बाब एल मंडेब स्ट्रेट को हम गेट ऑफ टीयर्स कहते हैं। लोकेशन, कनेक्शन, सेपरेशन, इंपॉर्टेंट लिंक, फिजिकल फीचर्स एंड दैट्स इट। चलिए अगला टॉपिक आपके सामने प्रेजेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, बहुत ही काम का। हम बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा इंडियन एक्सप्रेस में ढेर सारे आर्टिकल्स इस टॉपिक के रिगार्डिंग पब्लिश हो रहे हैं। हम यहां पर बात कर रहे हैं बलिराजगढ़ साइट के बारे में, एक इंपॉर्टेंट स्थल। क्योंकि ये टॉपिक हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में है तो इसलिए हम इसको जीएस पेपर नंबर 1 में रखेंगे। हुआ क्या है, न्यूज़ क्या है, ये रही आपके सामने खबर।
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी बहुत नया नया खुदाई करना शुरू किया है, एक्सकेवेशन करना शुरू किया है इस बलिराजगढ़ साइट पर, इस स्थल पर। यह स्थल जो बेसिक तौर पे बिहार के अंदर में प्रेजेंट है। इस स्थल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कनेक्शन है। ये फोटोज वगैरह आपने देखे होंगे कि भाई खुदाई शुरू हो रही है, किसके थ्रू? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू, जिस वजह से ये पूरा का पूरा स्थल न्यूज़ में आ चुका है। और आपने याद होना चाहिए कि कोई भी अगर हिस्टोरिकल साइट्स अगर चर्चाओं में है तो उस हिस्टोरिकल साइट का लोकेशन वो कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है, वही चीज़ यूपीएससी ज़्यादातर पूछता है। तो बलिराजगढ़ साइट की जब भी बात होगी तो बिहार के अंदर मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये प्रेजेंट है। इसका हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस पूछेगा तो दोस्तों ये जो स्थल है ये एक लेजेंडरी किंग बलि, महाबली से एसोसिएटेड है, ये भी पता होना चाहिए। ये जगह एक विदेहा किंगडम हुआ करता था, तो एंशिएंट विदेहा किंगडम की राजधानी हुआ करती थी ये बलिराजगढ़ साइट। एक मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर उनका हुआ करता था। कौन से किंगडम से एसोसिएशन है? तो विदेहा किंगडम से एसोसिएशन है, लिख लेना। कौन से राजा से एसोसिएशन है? तो किंग बली यानी महाबली से एसोसिएशन है। एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेटेड है? तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर में ये प्रेजेंट है। और अभी इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का साइट का दर्जा दिया जा चुका है, यानी कि देश के स्तर पे एक महत्वपूर्ण पहचान दी जा चुकी है। पहचान कैसे देते हैं? तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ही एक एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। इसी के अंडर दोस्तों इस स्थल को नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया है, तो पता होना चाहिए। फिर बात आती है एक्सकेवेशन हिस्ट्री की। पिछले कुछ समय पर ऐसा नहीं है कि खुदाई नई नई शुरू की जा रही है यहाँ पर। पहले पिछले 5 फेसों में 1962 से लेकर 2014 के बीच में खुदाई की गई और हमें अलग अलग पीरियड के एविडेंसेस भी यहाँ पर मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, जो ब्लैक कलर के पॉटरीज वगैरह मिलती थी, ठीक है, वो यहाँ से मिली हैं। सुंगा पीरियड का कुछ समय का जो कुछ चीज़ें हैं वो फाइंडिंग्स यहाँ पर पाई गई हैं। कुशन पीरियड, गुप्ता पीरियड, पाला पीरियड, यहाँ सभी जगहों से कुछ ना कुछ एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं, ये याद रखिएगा। तो अब नया एक्सकेवेशन चल रहा है फॉर द न्यू टाइप ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो ये न्यूज़ में है, पता होना चाहिए। अब ये कौन कर रहा है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सर क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, ठीक है, कि इसको किसने एस्टेब्लिश किया था? तो इसको एस्टेब्लिश करने वाले व्यक्ति थे अलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में ये बॉडी बनाई गई थी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये भारत की एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिसर्च और हेरिटेज प्रोटेक्शन को लेकर काम करती है, ठीक है। याद रखिएगा ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी बॉडी है जो आज जगह जगह पे खुदाई करने का काम करना, ऐतिहासिक चीज़ों को, ऐतिहासिक पॉटरीज वगैरह हैं उनको खोजने का ये काम करती है। अब इसका एक लीगल स्टेटस भी है, क्योंकि ये जो बॉडी है एक स्टैचुअरी बॉडी है, एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है। उस एक्ट का नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मेन फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस की जब भी बात हो गई तो आज हमारे जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो भी हमारे स्मारक हैं, अलग अलग धरोहर हैं, उनकी सुरक्षा करता है ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सुरक्षा कैसे करता है? इसके पास में 2 कानून है उसको लागू करके। एक अमेसर एक्ट है 1958 का, एंड दूसरा जो इन अलग अलग जगहों पे नई नई चीज़ें मिलती हैं, एंटीक्विटीज़ मिलती हैं, पॉटरीज मिलती हैं, ट्रेजर्स मिलते हैं, उनकी सुरक्षा करता है इस वाले पर्टिकुलर एक्ट के माध्यम से। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी का है, चाहो तो सर्च कर लेना कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है। एंड द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये बात रटी होनी चाहिए क्योंकि चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है। हालांकि अब थोड़ा सा चेंज कर सकता है, बट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में ये बॉडी आती है, ठीक है। कभी भी रिवाइज करना हो तो आप इसको रिवाइज कर पाओगे। बलिराजगढ़ साइट कहाँ पर है, ठीक है, किससे एसोसिएटेड है और कौन सा किंगडम से इसका एक लिंक है। देन उसके बाद में ये आपको 4 फैक्ट्स देखने को मिल जाएंगे रिगार्डिंग आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या क्या फैक्ट्स यहाँ पर प्रेजेंट है? फैक्ट नंबर 1 इज 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने फाउंड किया। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अमेसर एक्ट 1958 के थ्रू ये प्रोटेक्शन देता है, आज हमारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह को सुरक्षित रखता है, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये पर्टिकुलर बॉडी आती है। दैट्स इट, ठीक। चलिए अगली खबर पे आते हैं। अगला टॉपिक बात करता है कॉपर डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइस ट्रेंड्स के बारे में। ये टॉपिक भी इंडियन एक्सप्रेस में छपा हुआ है, जिसमें बात क्या हो रही है कि पिछले कुछ समय में जो कॉपर है, कॉपर के प्राइसेस बहुत ऊपर नीचे होते चले जा रहे हैं, फ्लक्चुएशन ढेर सारा देखने को मिला है। अभी क्या हो रहा था, कॉपर के प्राइसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे थे जनवरी और फरवरी के महीने में। अब रिपोर्ट आती है वेस्ट एशिया में जैसे ही कॉन्फ्लिक्ट छिड़ा, कॉपर की डिमांड मार्केट में धीरे धीरे करके कम हो गई। अब डिमांड कम हो गई, सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो भाई इसके प्राइस वापस से गिरने शुरू हो गए।
तो कॉपर का डिस्ट्रीब्यूशन और इसके प्राइस ट्रेंड्स भाई रटे होने चाहिए इस बार। मतलब गारंटी तो नहीं कह सकते, ऑब्वियसली एग्जाम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बट इस बार जो अभी 24 मई को प्रीलिम्स का पेपर होगा, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हाई है कि आपको कॉपर को लेकर प्रश्न मिलने ही मिलने वाला है, कि भाई न्यूज़ में ही इतना ज़्यादा है ना। तो हम कॉपर की जब बात कर रहे हैं तो अभी क्यों न्यूज़ में है, वाई इन न्यूज़, क्योंकि कॉपर के प्राइसेस लगातार कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत कमज़ोर हो चुकी है पूरे वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कोई खरीद नहीं रहा, तो सस्ता हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा भाई। इसी वजह से आपको क्या पढ़ना है, कॉपर कहाँ पे मिलता है आज दुनिया भर में, ये एक रिविजन तौर पे देखने को मिलेगा, क्योंकि ये बातें मैं आपको बहुत बार पढ़ा चुका हूं, है ना। कॉपर को कई बार हम लोग मेटल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि आज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है उसमें कॉपर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर का मेजर प्रोड्यूसर कौन है, तो सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में जो कॉपर का है वो है चिली। ऑलमोस्ट दुनिया का जितना भी प्रोडक्शन होता है इस कॉपर का, उसमें 25% चिली का योगदान आता है। फिर उसके बाद में चिली का ही पड़ोसी देश है पेरू, ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉपर का प्रोड्यूसर है, एंडीज रीजन में ये पाया जाता है कंट्री। फिर अफ्रीका में देखोगे तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, भाई ये कोबाल्ट बहुत प्रोड्यूस करता है, लेकिन कॉपर भी यहाँ पर मिलता है, क्वेश्चन बन चुका है कोबाल्ट को लेकर। फिर आपका यहाँ पे चाइना आ गया, चाइना के पास में रिजर्व्स हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा कम है। फिर यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, ये भी इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं। तो एक तो यहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, एंड इवन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टिनेंट इन टर्म्स ऑफ कॉपर प्रोडक्शन, क्योंकि कॉपर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन यही साउथ अमेरिका से हो रहा है, और साउथ अमेरिका में भी स्पेशली चिली एंड पेरू। ठीक है, अब आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाई है बट पता होनी चाहिए कॉपर के रिगार्डिंग, उसका जियोलॉजिकल एसोसिएशन। ये कॉपर जो मिलता है ये कौन सी चट्टानों में मिलता है, या तो वॉल्केनिक रॉक्स में मिलेगा या सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलेगा। ओके, ग्लोबल पैटर्न बता ही चुका हूं भाई, ग्लोबल पैटर्न में सदर्न अमेरिका इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर। सदर्न अमेरिका में चिली और पेरू में सबसे ज़्यादा भंडार हैं कॉपर के, देन उसके बाद में हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड देन अफ्रीका में ही आपका जाम्बिया आ जाता है, जहाँ पे हाई क्वालिटी का डिपॉजिट मिलता है कॉपर का। फिर जब अपने एशिया की बात करते हैं तो एशिया में कॉपर बहुत कम भंडार हैं, इसके डिमांड बहुत ज़्यादा होती है एशिया की, क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ पर ज़्यादा है। चाइना इंडिया को मिला दें तो भाई टक्कर ही क्या फिर पॉपुलेशन की। ठीक है, तो ये ग्लोबल पैटर्न चल रहे हैं। अब यहीं पर आगे बढ़ रहे हैं, इंडिया वाले कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं कि भाई इंडिया के अंदर में जो कॉपर का प्रोडक्शन है वो किस लेवल पर होता है। तो आइए ज़रा थोड़ा सा यहाँ पर ये भी समझना हमारे लिए ज़रूरी है। इंडिया में जो कॉपर के मेजर रीजन्स हैं, इनमें सबसे पहला रीजन आता है दोस्तों हमारा राजस्थान। राजस्थान में कॉपर की एक बेल्ट है जिसको आप याद रख सकते हैं, वो है खेतरी कॉपर बेल्ट। फिर आता है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मलंज खंड माइंस बहुत ज़्यादा मैंने आपको पढ़ाया है, ये एक मेजर एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉपर का प्रोडक्शन आज भारत में होता है। एंड थर्ड वन इज़ झारखंड। आपको राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड का नाम याद होना चाहिए कि तीनों की तीनों जगह में ही कॉपर मिलती है। झारखंड में सिंगमम बेल्ट के अंदर में ये कॉपर हमको देखने को मिलता है। चलिए, फिर बात आती है यहाँ पर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो कॉपर के मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमको क्या देखने को मिलेंगे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इंडिया में जो कॉपर मिलता है ना वो इतना ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का नहीं है, उसके ग्रेड बहुत बेकार है, या जो भंडार है वो बहुत लिमिटेड है, प्रोडक्शन हम इतनी मात्रा में कर ही नहीं पाते। इसी के लिए हमें फिर रिफाइंड कॉपर परचेज करना पड़ता है। तो भारत को यहाँ पर आज इंपोर्ट करना पड़ता है कॉपर, क्योंकि हमारी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। इसी कॉपर का इस्तेमाल आज हो रहा है पावर सेक्टर में, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में इसी सेम कॉपर का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए डिमांड ज़्यादा है और भारत के पास में अच्छी क्वालिटी का मिलता नहीं है। भारत की इकॉनमी में आप देखोगे या दुनिया की इकॉनमी देखोगे, ये सभी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे कॉपर का यूज़ होता है। पावर सेक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी जगहों पे। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए मेटल ये माना जाता है। ठीक है, अब कभी भी रिवाइज कर रहा हो तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं इन रिवीजन पॉइंटर के जरिए, कि कॉपर को हम मेटल ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। मेजर प्रोड्यूसर्स में दीज आर दी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर इन द वर्ल्ड। ठीक है, रॉक्स की बात करेंगे तो वॉल्केनिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में ये पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो साउथ अमेरिका में सबसे ज़्यादा कॉपर मिलेगा, फिर आपका अफ्रीका हो गया, देन उसके बाद में एशिया यहाँ पर पाया जाता है। इंडिया में ये 3 मेजर माइंस हैं अलग अलग 3 राज्यों के अंदर में, और वो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, जहाँ पे कॉपर मिलता है। लेकिन कॉपर लो क्वालिटी का भारत में मिलता है, ये बात रटी होनी चाहिए। आगे आते हैं।
ना अब आता है दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला आर्टिकल, और अगला आर्टिकल में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने जोजिला पास के बारे में। बहुत चर्चाओं में देखने को मिला। रीज़न क्या है भाई, आप कहोगे पता है, क्योंकि रिसेंटली जोजिला पास में एक बहुत ही मैसिव एवलांच आया था। एवलांच मतलब जैसे आप देखते हैं ना लैंडस्लाइड्स जो होती हैं, भूस्खलन है ना, ऊपर पहाड़ों पे से जो ज़मीन के टुकड़े होते हैं वो खिसक जाते हैं नीचे, लूज़ होने की वजह से, बारिश पड़ने की वजह से। वैसे ही जब बर्फ़ इसी प्रकार से खिसकती है तो उसको हम एवलांच कहते हैं। तो इसको स्नो एवलांच कह दिया गया, है ना। तो हुआ क्या है, एक बहुत ही मैसिव स्नो एवलांच हुआ है, जिसकी वजह से जोजिला पास में बड़ा बुरा इंपैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से ये टॉपिक हमारे सामने ये प्रेजेंट है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जोजिला पास के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, ये जरूर से पता होने चाहिए। एंड द फर्स्ट फैक्ट इज लोकेशन एंड फीचर्स। ये जोजिला पास याद रखिएगा दोस्तों, लद्दाख के अंदर कारगिल डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। एंड पास में देखो तीन चीजें पूछी जाती हैं, या तो वो कौन सी रेंज में प्रेजेंट है, और या कौन से एरिया को वो कनेक्ट कर रहा है। कौन से एरिया को कनेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स उसकी लोकेशन, ये पता होना जरूरी है। तो जोजिला पास पहली बात तो भाई कारगिल में प्रेजेंट है। जब कारगिल में प्रेजेंट है तो ये श्रीनगर और लेह वाले हाईवे पर प्रेजेंट है। अगर आप फोटो देखोगे तो ये अपना यहां पर हो गया, एक सेकंड रुकना, ये हो गया श्रीनगर, ये हो गया लेह वाला रीजन। तो इसको आपस में जो जोड़ने का काम कर रहा है, ये जो पास आपको बीच में देखने को मिलेगा, ये है जोजिला पास। इसी हाईवे पे प्रेजेंट है, तो उसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ये कौन सी रेंज आती है दोस्तों, ये पूरी की पूरी ग्रेटर हिमालयन रेंज है। तो ग्रेटर हिमालयन रेंज में ये जोजिला पास प्रेजेंट है। इसको माउंटेन पास ऑफ ब्लिजर्ड्स भी कहा जाता है। ब्लिजर्ड्स वर्ड इसलिए यूज किया जा रहा है क्योंकि इस पूरे एरिया में बहुत सारे माउंटेन स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं, ढेर सारे आंधी तूफान, हमको बर्फीले तूफान देखने को मिलते हैं। यहाँ का जो वेदर है बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन के साथ में पाया जाता है, इस वजह से ये एवलांच भी आते रहते हैं। तो लोकेशन क्लियर हो गया, कौन से रेंजेस में पाया जाता है वो आपको समझ में आ गया। अब प्रश्न यह है कि एवलांच होते क्या है, तो एक ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट है, ये भी पता होना चाहिए। एवलांच क्या है, जब एक लार्ज नंबर या लार्ज मास में, एक बड़े मात्रा में जब बर्फ है वो रैपिडली नीचे की साइड में खिसकनी शुरू हो जाती है। जैसे धरती जब खिसकती है, यानी लैंड एरिया खिसकता है, तो भूस्खलन लैंडस्लाइड कहते हैं। जब बर्फ ऊपर पहाड़ से नीचे खिसकती है तो उसको हम लोग एवलांच कहते हैं। नेचर क्या है, हाईली डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, का जो भी इसके रास्ते में आएगा वो सबको ये दफना देगा, अंदर दबा लेगा बर्फ के अंदर। ठीक है, जो भी इसके पाथ में ये सब चीज़ें आने वाली हैं। फिर क्वेश्चन आता है यहाँ पर कंडीशंस के बारे में, कि कौन कौन सी कंडीशंस है जो एवलांच का मेन कारण बन जाती है, यानी कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये तबाही मचती है। तो उसमें कंडीशन नंबर 1 इज स्लोप विदाउट ट्रीज और रॉक्स। वो सारे के सारे स्लोप्स आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पर कोई पेड़ नहीं है, कोई रॉक्स नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा पेड़ रॉक नहीं है, चट्टान नहीं है जो उस गिरती हुई बर्फ को रोक ले। वो तो भाई खिसकनी शुरू हुई तो उसके रास्ते में कुछ नहीं रोकने वाला, सब कुछ वो नीचे तक ढहती हुई आ जाएगी। और स्नो लेयर कई बार बहुत कमजोर हो जाती है, उसकी वजह से एवलांच होते हैं, या कुछ और मल्टीपल एनवायरमेंट कंडीशन हो सकती है, अर्थक्वेक वगैरह भी हो सकते हैं जिससे एवलांच यहां पर आते हैं। ओके, क्लियर हो गया। कुछ भी रिवाइज करना हो तो यू कैन रिवाइज फ्रॉम दीज रिवीजन पॉइंटर्स। जोजिला पास के बारे में 4 पॉइंट, एवलांच के बारे में 4 पॉइंट्स, दैट्स इट। ठीक, चलिए अगले न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। फिर एक इंपॉर्टेंट वेपन डिस्कशन में है, और इस टॉपिक को आप लिंक करेंगे जीएस पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम बात कर रहे हैं एक एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। एडवांस शॉर्ट रेंज यानी कि कम दूरी तक, ये कम दूरी को तय करती है, और एयर टू एयर मिसाइल है, यानी अपने ही फाइटर जेट से हवा में ही दुश्मन के फाइटर जेट को हम उड़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है ऊपर से आसमान से नीचे सरफेस पर मार रहे हैं या सरफेस से ऊपर दाग रहे हैं, नहीं, ये हवा से हवा में ही दुश्मन को मार के गिराने वाली मिसाइल है, जिसको हम फाइटर जेट वगैरह में यूज करेंगे। लेकिन हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, कारण यह है दोस्तों, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ये कह रही है कि हम अपने मिग-29 फाइटर जेट्स के अंदर में इन्हीं अरसम मिसाइल का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, एडवांस वाली जो ये शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आपको बस खाली इतना पता होना चाहिए ये क्या है, कैसे वर्क करेगी, या फिर जो मिग-29 फाइटर जेट्स हो गए, मिग-29 के बाद अलावा एलसीए तेजस आज भारत इस्तेमाल करता है, जैगवार एयरक्राफ्ट हो गए, इन सब एयरक्राफ्ट्स के अंदर में ऑलरेडी यहाँ पर इस अरसम मिसाइल को हमने लगा रखा है। इस मिसाइल में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है वो है हीट सीकिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। एक तो टेक्नोलॉजी होती है रडार वाली, कि भाई आपने रडार लगा रखा है, दुश्मन आ रहा है, डिटेक्ट कर लिया, दुश्मन को पकड़ा है ना, और उसके बाद में उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। लेकिन ये क्या है, हीट सीकिंग। हीट सीकिंग मतलब क्योंकि ये हवा से हवा में दागता है, अब मान लो दुश्मन आगे चल रहा है और हम यहाँ पर ये पीछे हैं, दुश्मन का फाइटर जब जब चल रहा है तो फाइटर जेट के इंजन से एक गर्मी निकल रही है, हीट रिलीज हो रही है। तो जब हम यहाँ पर अपनी मिसाइल दागेंगे इस अरसम मिसाइल को, तो वो मिसाइल इसी गर्मी को पकड़ते हुए जाकर दुश्मन के टारगेट को हिट कर देगी। ठीक है, इसी टेक्नोलॉजी को हम हीट सीकिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी कहते हैं।
और ये फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी पे काम करेगा। मिसाइल को दाग दो, छोड़ दो, कोई पायलट गाइडेंस की बड़ी मात्रा में ज़रूरत है नहीं। इसकी स्पीड माख 3 से ऊपर है, लेकिन क्योंकि शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल है, ऊपर हमने पढ़ ही लिया था, तो रेंज इसकी कम है। कितनी कम है? 25 किलोमीटर के आसपास इसकी रेंज देखने को मिलेगी, यानी कि पास में है। तेजी से अगर कोई दुश्मन का फाइटर क्राफ्ट मूव भी कर रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यह मिसाइल यूज किया जाता है ना। खतरनाक मिसाइल है, बहुत खतरनाक फोर्सेस के सामने यहाँ पर ये विदस्टैंड कर चुका है। बहुत सारे टेस्टिंग वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह यहाँ पर ये करा जा चुका है। क्वेश्चन ये है कि ये मिसाइल है किसका? इसको बनाया है यूरोप की एक कंपनी ने जिसका नाम है MBDA। ये यूरोप बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके बारे में आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी हो रही है? रडार वाली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं हो रही है, हीट सीकिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। तो अरसम के बारे में कुछ भी पूछे तो यही आपके सामने जो पॉइंट जिक्र हैं, इतने ही पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए। ठीक है, अब इसमें से भी केवल 2 ही 3 बात। कौन सी वाली? जो मैंने आपको बताया, हीट सीकिंग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, फायर एंड फॉरगेट बेसिस पे। एंड भारत की फोर्सेस में MiG-29, तेजस और जैगवार। ये पूछ सकता है कि भाई भारत के एयर फोर्सेस में कौन कौन से जेट में अरसा मिसाइल का यूज होता है। तो इन तीनों जेट्स के अंदर में इस मिसाइल का हम लोग प्रोमिनेंटली यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अगला न्यूज आर्टिकल पर आते हैं। फिर यहाँ पे ये टॉपिक है जीएस पेपर नंबर 3, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है रेड क्राउंड रूफ टर्टल के बारे में। ये टर्टल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। रेड क्राउन मतलब इसका जो ऊपर का हेड है ना, वो लाल कलर का है। इस टर्टल के बारे में हम बात करेंगे आज, और इस बार टर्टल को लेकर भी एक ना एक प्रश्न आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं। क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ है, कारण क्या है? कारण यह है कि जो ये रेड क्राउन रूफ टर्टल है, एक समय पर गंगा नदी के अंदर में भरपूर मात्रा में ये टर्टल की प्रजाति हुआ करती थी, लेकिन यही टर्टल की प्रजाति अब जाके बहुत ही ज्यादा श्रिंक हो चुकी है। यानी ये प्रजाति लगातार कम होती चली जा रही है, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। तो आपको पता होना चाहिए रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल के बारे में। ये टर्टल क्या है ना, इस प्रजाति का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, ये पाई कहाँ कहाँ पे जाती है, IUCN स्टेटस कि हम इसकी प्रोटेक्शन को लेकर क्या कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले, फ्रेश वाटर टर्टल है, साफ पानी में रहना पसंद है, स्पेशली साउथ एशिया में ही केवल और केवल ये पाया जाता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल। एग्जाम में क्वेश्चन बने कि ये रेड क्राउन टर्टल क्या केवल भारत में मिलता है? नहीं, भारत के साथ बांग्लादेश, नेपाल में भी इसकी प्रजाति पाई जाती है। हिस्टोरिकली देखोगे तो गंगा नदी में, ब्रह्मपुत्रा बेसिन में, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्रा, गंगा ब्रह्मपुत्रा, ये 2 नदियां हैं जहां पर रेड क्राउन रूफ टर्टल हमको देखने को मिलता है। इसके फीचर्स की बात करेंगे, अगेन कलर वगैरह बताया जा रहा है कैसा दिखता है, जो वो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। डाइट रोल देखोगे तो ओमनीवोरस है, पेड़ पौधे के साथ साथ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर ये खा लेता है। उसके अलावा नदियों की हेल्थ का एक बायो इंडिकेटर है, क्योंकि फ्रेश वाटर में रहना पसंद है। तो जिस भी पानी में रेड क्राउन टर्टल दिख जाए, मतलब वहाँ का पानी बिल्कुल साफ है। इसको हम लोग बंगाल रूफ टर्टल के नाम से भी जानते हैं। ये गंगा में मिलता है, ब्रह्मपुत्रा बेसिन में भी पाया जाता है। ओके, क्लियर हो गया? ओमनीवोरस है, ये मैंने आपको बता ही दिया। IUCN स्टेटस को देखोगे मेरे दोस्तों, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में कवर किया गया है, बहुत ही ज़्यादा खतरे में है करंट समय पर ये प्रजाति। इसको एक अल्टीमेट प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, इसकी सुरक्षा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ भी रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज कर सकते हैं रिवीजन पॉइंटर के जरिए। आपको बस खाली क्या क्या याद रखना है, 2 बातें। एक तो कहाँ कहाँ पर ये पाया जा रहा है, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्रा वाला नाम पता होना चाहिए, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल पता है, एंड उसके बाद IUCN स्टेटस याद रखना, दैट्स इट। इसके अलावा ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत है नहीं। खतरे में है, यही बात हो रही है, तो IUCN क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अर्थ आवर। ये बहुत चर्चाओं में है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है अर्थ आवर के बारे में। ये क्या होता है, हम ये इसको क्यों ऑब्जर्व करते हैं, ये बातें यहाँ पर बताई जा रही हैं। एक ही पेज के अंदर में समझा देता हूँ ये मामला है क्या। हुआ क्या है, एक्चुअली में एक बॉडी है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इंडिया की साइड वाली बॉडी। ये इंडिया वाले WWF की हम बात कर रहे हैं, जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में। ठीक है, सॉरी, इस मंत्रालय के साथ मिलकर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने, इन दोनों बॉडीज ने मिलकर अभी अर्थ आवर के 20 साल कंप्लीट कर लिए हैं, जिस वजह से ये चर्चाओं में है। अर्थ आवर कहीं ना कहीं पृथ्वी पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घंटे की बात हो रही है, क्योंकि आवर वर्ड यूज किया गया है। तो ये अर्थ आवर है क्या, मैं आपको शुरुआत से समझाता हूं। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है दोस्तों, जिसको ऑर्गेनाइज करता है WWF, जो मैंने ऊपर डिस्कस किया, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ये इसको ऑर्गेनाइज करता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज जो रटनी होनी चाहिए। दूसरी चीज, इस पूरे पर्टिकुलर डे की जो शुरुआत है वो होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, सिडनी में, साल 2007 में। शुरुआत में जब इसको अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया गया, तो एक दिन ऐसा चुना जाता था। वो दिन कौन सा है दोस्तों, मार्च के महीने का आखिरी बिल्कुल टाइम, बिल्कुल आखिरी टाइम।
और रात के समय पर लगभग 8:30 से 9:30 बजे तक एक दिन क्या होगा, सब लोग 1 घंटे के लिए लाइट ऑफ कर देंगे, सभी लोग। ये शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, लाइट ऑफ कर देंगे जिससे लाइट के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चले। आपको लाइट फालतू अननेसेसरी खर्च नहीं करनी है, क्योंकि लाइट बनाने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोटेक्शन करो। इन सब चीज़ों का अवेयरनेस फैलाने के लिए इस अर्थ आवर को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। शुरुआत हुआ ऑस्ट्रेलिया से, अब ये ग्लोबल एक मूवमेंट बन चुका है। आज 190 से ज़्यादा देश, अलग अलग कंट्रीज इसको फॉलो करती हैं। इवन इंडिया में भी यहाँ पर ये अर्थ आवर ऑब्जर्व किया जाता है। मिलियंस ऑफ लोग पार्टिसिपेट करते हैं। टाइमिंग देखोगे तो मार्च के बिल्कुल एंड में यहाँ पर इस 1 आवर को ऑब्जर्व किया जाता है। अब इस ऑब्जर्वेशन में क्या क्या होता है जरा ध्यान में रखिएगा। जो लोग हैं रात में 8:30 से 9:30 बजे के आसपास जो लाइट्स वगैरह है वो पूरी तरह से ऑफ कर देते हैं। जो क्लाइमेट चेंज के बारे में अवेयरनेस फैलाता है कि भाई आप इतना ज़्यादा जला रहे हैं, जिससे कोयला वगैरह जलाया जा रहा है पीछे, तो प्रदूषण बहुत हो रहा है, क्लाइमेट चेंज बहुत हो रहा है, तो आप कम जलाओ, अननेसेसरी जो बिजली फूकी जा रही है उसको कम करो, एनर्जी कंजर्वेशन पे काम करो, है ना। तो इस चीज़ को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है अर्थ आवर के अंदर में। इसको कई बार हम लाइट ऑफ मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए। अर्थ आवर कौन सा मूवमेंट है? WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के थ्रू शुरू किया गया मूवमेंट है। शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया में हो रहा था। आज 190 से ज़्यादा कंट्रीज हैं जो इसके अंदर में पार्टिसिपेट करती हैं। ठीक, तो चलिए अब बात आती है कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। मैं चाहता हूं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, कि दोस्तों प्लीज़ ज़रा ध्यान से हर एक आर्टिकल को सुनना, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक टेस्ट दूंगा। इन सभी टेस्ट के जो क्वेश्चन हैं सब में 3-3 स्टेटमेंट हैं जो आपके आर्टिकल को अच्छे से प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा। एंड इसी टेस्ट के बेसिस पे आप अपने एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो अच्छे से सभी का आंसर लिखेगा, पता चलेगा आपने कितने अच्छे से हर एक बातों को सुना है, आपने कितना अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज करा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है आपके स्क्रीन पर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा को लेकर ये 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी को फाउंड किया था लंदन में। दूसरा, इंडिया हाउस करके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश ये करते हैं ताकि इंडियन स्टूडेंट्स के जो विदेशों में रह रहे हैं उनके अंदर नेशनलिस्ट आइडियाज़ को प्रमोट किया जा सके। तीसरा, ये महात्मा गांधी जी के एक बहुत बड़े फॉलोवर रहे हैं। तो बताएं दोस्तों तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर ये डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहां पर ये प्रेजेंट है रिगार्डिंग बाब एल मंडेब स्ट्रेट। क्वेश्चन कहता है 2 स्टेटमेंट है, कौन सा सही है बताओ। पहला, ये जो स्ट्रेट है ये रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ जोड़ने का काम करता है। दूसरा, ये स्ट्रेट येमेन और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के बीच में प्रेजेंट है। मेमोराइज करो और देखो क्या बताया था, बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहां पर गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग द बलिराजगढ़ साइट, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसको लेकर भी 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा सही है। पहला, ये जो स्थल है ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार में प्रेजेंट है। ये एक एंशिएंट मगध किंगडम से एसोसिएटेड है एंड गुप्ता पाल पीरियड के जो रिमेन्स हैं वो यहाँ पे इस स्थल में पाए गए हैं। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉपर। कॉपर की बात कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहता है चिली एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है कॉपर का दुनिया में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कॉपर के डिपॉजिट वॉल्केनिक रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक से एसोसिएटेड होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है इंडिया आज एक सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, निर्यातक है कॉपर का, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई क्वालिटी का कॉपर मिलता है। तो बताएं कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है जोजिला पास के बारे में। 2 स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा सही है बताइए। पहला, जोजिला पास लोकेटेड है ग्रेटर हिमालयन रेंज में। दूसरा स्टेटमेंट कहता है जोजिला पास आज श्रीनगर को लेह के साथ में जोड़ता है कारगिल रूट से जाते हुए। तो बताएं दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है असराम के बारे में, एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल के बारे में। 2 स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा, इस मिसाइल में रडार गाइडेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है टारगेट को हिट करने के लिए। कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी दोनों सही है, या फिर डी दोनों के दोनों गलत हैं।
अगला प्रश्न दोस्तों बात करता है रेड क्राउन रूफ टर्टल के बारे में। पहला स्टेटमेंट कहता है रेड क्राउन रूफ टर्टल जो है ये केवल साउथ एशिया में एंडेमिक है, साउथ एशिया में ही ये प्रजाति पाई जाती है, स्पेशली गंगा और ब्रह्मपुत्रा बेसिन में। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है ये जो टर्टल है इसका आयुसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो बताएं यहां पे कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली 2 ओनली दोनों सही है या फिर दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने प्रेजेंट है रिगार्डिंग द अर्थ आर। इसको लेकर भी 3 स्टेटमेंट है। पहला कहता है जो अर्थ आर इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। सेकेंड स्टेटमेंट कहता है अर्थ आर जो ये इवेंट है ये ओरिजिनेट हुआ है एज अ सिंबॉलिक लाइट ऑफ इवेंट, ये शुरुआत हुआ है एज अ सिंबॉलिक लाइट ऑफ इवेंट, कहां पर, सिडनी के अंदर में। थर्ड स्टेटमेंट कहता है इसको हर साल ऑब्जर्व किया जाता है 5 जून को। तो बताएं दोस्तों तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 एंड 2 ओनली, सी 2 एंड 3 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। जल्दी जल्दी बताओ इसके आंसर्स क्या होने चाहिए। ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट डिस्कशन। आई होप मज़ा आया होगा। मैं चाहता हूं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स नीचे कमेंट सेक्शन में लिखेगा। आपका पार्टिसिपेशन दिन ब दिन कम होता चले जा रहा है, तो पार्टिसिपेशन कम होगा तो क्वेश्चन लगने भी बंद हो जाएंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि जब आंसर ही नहीं दोगे तो फायदा क्या क्वेश्चन लगाने का, है ना। जल्दी जल्दी डिस्कशन काम खत्म कर देंगे फिर। तो मेक श्योर करें ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, पता चलेगा रेगुलर बेसिस पे कौन कौन इन प्रश्नों को अटेम्प्ट कर रहा है। चलिए इस सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।